क्या चल रही थी, रिसर्च चल रही थी किसके ऊपर, मैटर के ऊपर, कि मैटर क्या है, ये किस चीज से बना है। तो 1809 में डाल्टन ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। उन्होंने क्या किया, मैटर किससे बना है, मैटर किससे बना हुआ है, एटम से। और डाल्टन ने सबसे पहले क्या कहा, डाल्टन ने 1809 में क्या बात कही कि एटम इज नॉट डिविजिबल, एटम इज नॉट डिविजिबल। अब साइंटिस्ट यहाँ पर बहुत क्यूरियस हो गए कि एटम क्या है, सभी चीजें एटम से मिलकर बनी है, एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट से कैसे डिफरेंट है, ये सभी क्यूरियस क्वेश्चंस जो है साइंटिस्ट के दिमाग में चलते रहे और रिसर्च इसके बारे में चलती रही। तो डाल्टन के इस पोस्टुलेट को, जो मेन इसका पोस्टुलेट था वो क्या है, एटम इज नॉट डिविजिबल। कुछ एलिमेंट्स क्या थे, रेडियो एक्टिव, वो क्या करते थे, दूसरे पार्टिकल में ब्रेक होते थे और रेडिएशंस रिलीज होते थे। दूसरे पार्टिकल में ब्रेक होना क्या शो कर रहा है कि एटम इज डिविजिबल। तो फर्स्ट तो मैं थिंक थी कि यहीं से हमें प्रूव हो रहा था कि एटम कुछ तो है, कि एटम डिविजिबल है। उसके बाद उसी टाइम पर साइंटिस्ट जो है डिस्चार्ज ट्यूब्स के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तो जे थॉमसन जी एक थे, उन्होंने क्या कहा, वो क्या कर रहे थे, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हो, उसको कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे जो ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने क्या देखा कि वो गैसेस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पर, हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पर जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने देखा कैथोड से एनोड की तरफ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं और जिनका चार्ज क्या है, नेगेटिव। लेटर उन्होंने इस पार्टिकल को नाम दिया, टेस्ट किया कि ये नेगेटिवली चार्ज है और इसका नाम क्या दिया, इलेक्ट्रॉन। मैं एक बार इसका डायग्राम आपके सामने बना रही हूँ। ये हमारी कैथोड रे ट्यूब है सपोज, एंड यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है, क्योंकि ये हमारा एक्सपेरिमेंट किस में हो रहा है, लो प्रेशर पर। यहाँ पर लगी हुई है हाई वोल्टेज बैटरी, ये क्या है, बैटरी। और ये हमारी यहाँ पर कैथोड लगी हुई है, यहाँ पे एनोड। कैथोड का क्या चार्ज होता है, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज। तो हमारे पार्टिकल्स कहाँ मूव कर रहे हैं, यहाँ कैथोड टू एनोड। जब इनको टेस्ट किया गया तो ये क्या पाया गया कि इन पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव। और इस चार्ज को कैलकुलेट किया गया, उसकी वैल्यू कितनी थी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितनी थी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अब जे थॉमसन डाल्टन जी की ये थ्योरी कि एटम डिवाइड नहीं किया जा सकता रॉन्ग अप्रूव हो गई, क्योंकि हमारे पास एक छोटा पार्टिकल आ गया, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन जी ने डिस्कवर किया। अब जे थॉमसन जी ने एक मॉडल दिया एटम का, क्योंकि एटम एज ए होल इज न्यूट्रल, अगर नेगेटिव चार्ज ही है उसमें तो न्यूट्रल नहीं होगा। तो उन्होंने कहा, एक दिया उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल।
प्लम पुडिंग मॉडल में क्या था, हमारे पास पुडिंग है, उस पुडिंग के अंदर जगह जगह पर क्या लगे हुए हैं, प्लम लगे हुए हैं। जो हमारा पुडिंग है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन उसके बीच में लगे हुए हैं प्लम, वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज। इसको हम और एक्सप्लेन कर सकते हैं वाटरमेलन के एग्जांपल से। वाटरमेलन तो आप सभी ने देखा ही होगा। वाटरमेलन के अंदर क्या होता है, ऊपर एक रेड पोर्शन होता है, जो रेड पोर्शन होता है वो क्या है, हमारा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। उसके अंदर जो ब्लैक कलर के सीड्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इससे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो हमारा एटम है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, उसके अंदर एम्बेडेड हैं इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इसको सही प्रूव करने के लिए जे थॉमसन जी को इस चीज का मॉडल ठीक है, इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया गया। वो किया किसने, रदरफोर्ड जी। किसने किया है, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने एक थिन फॉइल ली, थिन गोल्ड फॉइल, और उसके ऊपर क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। एक थिन गोल्ड फॉइल उन्होंने ली, और उसके ऊपर क्या कर रखा है, जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की, ऐसे अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हीलियम के पार्टिकल्स होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स आर बेसिकली हीलियम पार्टिकल्स, और हीलियम के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की इन्होंने बम्बार्डमेंट जब करी तो कुछ तो इससे बाउंस बैक हो गए, कुछ क्या हो गए, सीधा बाउंस बैक हो गए, कुछ में क्या हुई, डिफ्लेक्शन हुई, कुछ में डिफ्लेक्शन हुई, स्लाइड डिफ्लेक्शन, और बाकी कुछ क्या निकल गए, सीधे, कुछ क्या निकले, सीधे ऐसे निकल गए। तो इससे उन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया, मोस्ट ऑफ द एटम स्पेस इज एम्प्टी। एटम का ज्यादातर स्पेस क्या है, एम्प्टी है, क्योंकि पार्टिकल्स कैसे निकल गए, सीधे, ना वो किसी नेगेटिव पार्टिकल से टकराए, ना कुछ, पार्टिकल्स निकल गए सीधे। मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। स्पेस इज एम्प्टी, और अंदर जो न्यूक्लियस के वो क्या है, एक डेंस पॉजिटिवली चार्ज क्या है, न्यूक्लियस, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, बाउंस बैक कर रहे थे। तो क्या है, इन द सेंटर देयर इज ए न्यूक्लियस, इन द सेंटर देयर इज ए न्यूक्लियस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सेंटर में न्यूक्लियस है जिसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। और उन्होंने क्या दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की तब तक डिस्कवरी हो चुकी थी, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, जैसे प्लैनेटरी मोशन होता है उस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मतलब पहले न्यूक्लियस है, देन यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, देन इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ, ये मूव कर रहे हैं। अब इसकी कुछ लिमिटेशन थी, रदरफोर्ड जी ने बहुत अच्छा मॉडल दिया, लेकिन फिर भी इसकी कुछ क्या निकली, लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या थी, ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एनर्जी लूज कर रहा है, और एक स्टेज ऐसी कहाँ गिर जाएगा, सेंटर। तो इसकी भी इंप्रूवमेंट की गई। तो रदरफोर्ड के बाद आए हमारे बोर। बोर ने क्या मॉडल दिया, बोर ने कहा न्यूक्लियस है, उन्होंने डिस्कवर किया था,
उसमें जो पार्टिकल्स थे उनको उन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया? प्रोटॉन्स। क्या नाम दिया? प्रोटॉन्स। अब तक हमारी क्या क्या चीजें डिस्कवर हो गई? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स किसने डिस्कवर किए? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन्स रदरफोर्ड ने करा। देन अब बोर्स मॉडल आया है हमारे पास। बोर्स ने क्या कहा? ये अलग अलग शेल हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड है। ये क्या है? अलग अलग शेल। ये न्यूक्लियस है हमारा पॉजिटिवली चार्ज, और ये हमारा न्यूक्लियस है जिसपे हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स की ये जो शेल है, इनकी एनर्जी क्या है? लूज नहीं होती। इसमें एनर्जी लूज नहीं होती। तो हम जो गिरने वाला आइडिया था जो है कि भाई ऐसे तो इलेक्ट्रॉन्स किसमें आगे गिर जाएंगे? न्यूक्लियस में, वो बोर्स की थ्योरी से डिस्प्रूव हो गया। उसके बाद बोर्स ने एक और चीज दी, इन शेल्स को नाम दिया। ये फर्स्ट शेल हुई, दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल को क्या नाम दिया? n इज इक्वल टू 1 मीन्स फर्स्ट शेल, उसको नाम दिया k। जो सेकंड शेल थी उसको नाम दिया l। जो थर्ड शेल थी उसको m नाम दिया गया। जो फोर्थ शेल थी उसको n नाम दिया गया। ये हम आगे पढ़ेंगे कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल में कितने आ सकते हैं, एम में कितने आ सकते हैं, एन में कितने। ये तो था थ्योरी तक। अब रिसेंट में एक एग्जांपल आपको बताती हूँ कि आज जब हम ये थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स देख रही है, क्वांटम फिजिक्स देख रही है, क्वांटम फिजिक्स में अब ये डेवलप हो चुका है कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें क्या है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स भी डिवाइडेड हैं, दे आर क्वार्क। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे मिलकर बने होते हैं? क्वार्क से। दिस इज लेटेस्ट, इसके कुछ 6 वो हैं, अप डायरेक्शन होती है, डाउन डायरेक्शन, यू विल रीड इन लेटर क्लासेस। नाउ वी हैव ऑल द 3 पार्टिकल्स। अच्छा, उसके बाद इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? न्यूट्रॉन की। रदरफोर्ड के एक स्टूडेंट थे चैडविक। उन्होंने किसकी डिस्कवरी करी? न्यूट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। प्रोटॉन जो आपके डिस्कवर हुए वो किसने किए? रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड के एक स्टूडेंट थे चैडविक, उन्होंने क्या डिस्कवर किया? न्यूट्रॉन। अब हमारे पास 3 पार्टिकल्स आ गए कि एटम कैन बी डिवाइडेड, और उसका मॉडल भी आ गया है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। इन पे -1 नेगेटिव चार्ज होता है। आई एम टेकिंग रिलेटिव चार्ज, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज रिलेटिव। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज। प्रोटॉन ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से, ई माइनस, पी प्लस, पॉजिटिवली चार्ज। एंड देन न्यूट्रॉन, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। अभी तो कोई चीज आपको क्लियर ना हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। जो बोहर ने नाम दिए थे ये हमारे किससे आए थे? एक्सरे लाइन से। एक्सरे लाइन के जो नाम होते हैं KLMN, इस टाइप से होते हैं, इसलिए उनको नाम दिया गया KLMN। अब पहले कुछ साइंटिस्ट ने नेमिंग शुरू करी एटम्स।
एटम्स की नेमिंग के लिए अलग अलग सिंबल आ रहे थे, अलग अलग चीजें आ रही थी। पहले एक बार स्टार्ट में दिए गए, जैसे हाइड्रोजन को दिया गया, अंदर प्लस चार्ज दे दिया, जिससे सिंबल फॉर हाइड्रोजन। और बाद में एक क्या है, एक ही सिस्टम माना गया, वो क्या था, आईयूपीसी, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने उसको अपना एक सिंबल दिया। और उसने कहा, उसने हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट लेटर, एंड देन उसके बाद उसका क्या होगा, छोटा लेटर, दूसरा लेटर स्मॉल में। जैसे एल्यूमिनियम, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मीन्स ए कैपिटल, देन एल क्या आएगा उसका छोटा। कुछ तो इसको फॉलो ही नहीं करते, जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल, आयरन, आई आर, बट आयरन क्या, कौन सा वर्ड है हमारा, लैटिन वर्ड है, और उसमें उसका नाम क्या है, फेरम। क्या नाम है आयरन का, फेरम। तो इसलिए इसका सिंबल क्या दिया, कुछ लैटिन वर्ड्स भी इसमें हैं, कुछ जर्मन वर्ड्स भी हैं, कुछ ग्रीक वर्ड्स भी हैं। नाउ आई एम कमिंग टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर इज since जो एटम एज ए होल इज न्यूट्रल, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ कम्स टू मास नंबर। What is mass number? Mass number is number of protons plus number of neutrons. जो हमारे न्यूक्लियस में होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सम एग्जांपल्स कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। यहाँ पर हमारा सिंबल आता है एलिमेंट का, एलिमेंट का सिंबल, और उसके ऊपर क्या आता है, मास नंबर। फॉर एग्जांपल हम जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंबल, और ये क्या है हमारा एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल मैं रिप्रेजेंट करना चाह रही हूँ, मेरा मास नंबर है 23 और एटॉमिक नंबर है 11। तो हाउ आई विल रिप्रेजेंट, जेड 11 23। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, जेड 11 23। एटॉमिक नंबर कितना हुआ 11, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 11, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 23 minus 11 gives us number of neutrons, that is 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए इसमें 12। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, मैटर था, एटम से मिलके बना था। एटम सबसे पहले डाल्टन ने कहा कि एटम को, एटम इज इंडिविजिबल। उसके बाद जे थॉमसन जी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने डिस्कवर किया, थॉमसन ने अपना मॉडल दिया जो रिजेक्ट हो गया, उसमें भी शॉर्ट कमिंग्स थी।
उसके बाद जे थॉमसन के बाद रदरफोर्ड ने उसको चेक किया, रदरफोर्ड ने भी अपना मॉडल दिया की, और उसके बाद रदरफोर्ड के बाद कौन आए, रदरफोर्ड के उसमें भी शॉर्टकमिंग थी कि इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे मूव करेगा तो फॉल कर जाएगा, उन्होंने प्लेनेटरी सिस्टम दिया था मॉडल का। उसके बाद बोहर आए, बोहर ने अपनी थ्योरी दी जो अभी ऐसा एक्सेप्टेड है और चल रही है। तो है उसमें प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं और उसके अराउंड शेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, नंबर हमें बताए KLMN। अच्छा, एक चीज और बोहर ने क्या कहा, बोहर ने हमें ये बताया कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में जो आ सकते हैं वो किस तरीके से आ सकते हैं, 1 के लिए n कितना है हमारा, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट, दैट इज 2 में आ सकते हैं के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, फर्स्ट हियर दैट इज 8। मैक्सिमम एल शेल कितने एकोमोडेट कर सकती है इलेक्ट्रॉन, 8। जो मैंने बोर्ड वाला फिगर बनाया था उसकी फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2, 8। और n इज इक्वल टू अगर हम 3 लेते हैं तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 18। थर्ड शेल में हमारी कितने एकोमोडेट कर सकती है इलेक्ट्रॉन, 18। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब ऑलरेडी उसमें डला हुआ है, सिर्फ लिखना है। आपके चैप्टर में 1 से लेकर 18 तक कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं, आप उनको लर्न कीजिए, या जितने आप क्वेश्चंस करेंगे, जितने सॉल्व करेंगे, वो भी हैं, मेथड्स भी हैं लर्न करने के, बट आई फील कि इनको लर्न कर ले, ये आपको लर्न ही हो जाएंगे, जैसे ही आप इनको रिवाइज करेंगे बार बार ये आपको लर्न हो जाएंगे। दिस इज न्यूक्लियस and I am having 2 electrons in the first shell, then I am having 1 electron in the outermost shell. 2 फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, और आउटर मोस्ट में कितने हैं, 1। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। What is electronic configuration? Electronic configuration is arrangement of electrons in an atom. Five. How I will arrange 5? 2 goes in this and 3 goes in 1, 2, 3. So how much electrons in outermost shell? 3, 2, 3. Its electronic configuration is 3. Atomic number 5. Now I'm giving you examples of NCERT examples. Identify the number of electrons in the outermost C6H12. इसका एटॉमिक नंबर कितना है, में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 हो गया। एंड आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4।
Now come to another question. F cap फ्लोरीन 9 एंड इसका मास नंबर कितना है 90. इसको कैसे अरेंज करेंगे? न्यूक्लियस, देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 8, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7 4 8 10. Only one. Only 7 in second shell, no third shell. Third shell is empty. And there are 7 electrons in it. 2, 7. What will be the answer? Now silicon 14, 28. Silicon और इस मास नंबर इज 28. क्या हुआ? 2, 8 to 10 and 4. इसमें भी आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. Now I am coming to combining capacity of atom. How valency is different from what is valency and what is valence electron? आपको कराया है फ्लोरीन 919. What is its electronic configuration? 2, 8, 2 और 7. 2 and वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नंबर इन आउटर मोस्ट शेल. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आउटर मोस्ट शेल में? 7. एंड इसका वैलेंसी क्या होगी इसकी? 4 वैलेंसी. जो उसकी सेकेंड शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8. अगर इसके पास 8 नहीं है तो इसके लिए बेटर क्या रहेगा कि एक ले ले, ये 7 दे और या एक ले. इसकी वैलेंसी कितनी हुई? -1. इसकी वैलेंसी कितनी हुई? -1. कोई कार्बन का लेके देखती हूँ, उसमें आपको बताती हूँ. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 and 4. आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4. तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? क्या होगी? वैलेंसी 4 ही होगी, चाहे ये 4 दे या 4 ले, तो ये क्या होगा? 4 ही होगी इसकी वैलेंसी. अब आगे और फर्दर क्लासेस में या इसमें भी पढ़ेंगे थोड़ा. ये कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड. Now I am coming to isotopes and isobar. Isotopes क्या होते हैं? Atoms having same atomic number.
एटम जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल C13, C14, ये क्या है, आइसोटोप्स। इनके एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। आइसोबार्स क्या होते हैं, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मास एटॉमिक नंबर क्या है, जैसे हम यहाँ Z लिखते हैं, यहाँ पर हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं Z, मैं आपको लिखती हूँ 23, यहाँ लिखती हूँ मैं, मास नंबर सेम है 46, यहाँ भी मास नंबर कितना है 46, मास नंबर सेम हो गया और एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट। तो आर यू क्लियर अबाउट isotopes and isobars? If not, then DM to me. What is average atomic mass? Suppose we have chlorine. इनका मास नंबर हमें दे रखे हैं 35 एंड 37, 35, 37. What we have to find? Average atomic mass. 35 plus 30. How much it comes? कितना आएगा ये? 7, 5, 12, 1 AMU। जो एटॉमिक मास होता है उसको हम देते हैं एटॉमिक मास यूनिट में देते हैं, लेकिन रिलेटिव मास। तो हम एक चीज को स्टैंडर्ड मान लेते हैं और उसके रेफरेंस में हम क्या लेते हैं, मास नंबर भी लेते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी लेते हैं। दिस इज एवरेज एटॉमिक मास। Now weighed average atomic mass. What is weighed atomic average mass? हमारे पास क्या होता है, जब कोई हम एटम होता है और किसी मिक्सचर के अंदर है, उसके अंदर जो उसके आइसोटोप्स होते हैं उनकी परसेंटेज क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे हमें क्लोरीन की अगर 30 और क्लोरीन जो 37 है उसकी परसेंटेज कितनी है 25, तो हम वेड एटॉमिक मास कैसे वेड एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, 35 उसकी परसेंटेज कितनी है 75%। हाउ मच इट इज 75%, 37 is this and weight atomic mass, this is 75% and this is 25%. Hundred 5/4 आ जाएगा हमारा 37/4। है ये 105 प्लस 35 4
that is 140 upon 4. कितना आ गया? एवरेज एटॉमिक मास इज 35.5 आएगा समथिंग, इस कैलकुलेशन में कुछ है क्या आ जाएगा हमारा टोटल एवरेज एटॉमिक मास इज नाउ आई एम टेलिंग यू 3 थिंग्स। यूरेनियम का जो आइसोटोप है 230 हैविंग मास नंबर 235 and 92 atomic number is used as a fuel in uranium 235, and cobalt 2760 is used in the treatment of cancer. Iodine 53 131 is used for thyroid cancer. Carbon 614 is used. Uranium 92 235. Radioactivity. न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। यूरेनियम 235 आइसोटोप इज यूज्ड एज न्यूक्लियर रिएक्टिविटी में टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। Then cobalt is used in the treatment of cobalt 2760. Cobalt 2760 for treatment of आयोडीन थायराइड कैंसर के लिए यूज होता है आयोडीन, और उसका आइसोटोप है 131। कैंसर, थायराइड कैंसर। देन कार्बन के लिए होता है एज निकालने के लिए, एज डिटेक्शन। क्लियर? This is all for today.